हम उत्तराखंड की बात कर रहे थे मिस्टर शावा, और अब हम चलेंगे आपके ही स्टेट मणिपुर के तरफ। मणिपुर में क्या आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर, मणिपुर में 60 सीटें हैं, 60 सीट्स। बीजेपी, आईएनसी और अदर्स हम लोग लिख रहे हैं, अदर्स में वो सारी पार्टियां हैं। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे मिस्टर शावा कि क्या कुछ है जो 2 फेज में चुनाव करवाया गया, और पिछले बार 86% के लगभग पोलिंग हुई थी 2017 में। इस बार उतनी पोलिंग नहीं हुई है। फर्स्ट फेज में तो पोलिंग हुई 86 के लगभग, लेकिन सेकेंड फेज में पोलिंग कम हुई है और लगभग 82% बताया जा रहा है कि टोटल पोलिंग। कम पोलिंग होने का क्या कारण है? ये जो वोटर का टर्नआउट तो अच्छा है, मगर जो लाइने में खड़े हो रहा है, जो एक वोट डालने का जो समय लग रहा है, कम से कम 10 या 15 मिनट भी लगता है। और यहाँ का जो ज्योग्राफी का मतलब पहाड़ जो है, पहाड़ में भी मतलब लोग नॉट तो है, मगर वायलेंस थोड़ा बहुत है मणिपुर में इस बार। तो बहुत ज़्यादा स्थिति है यहाँ पर जो पोल डिलीट होने के लिए, मगर जो लगभग जो हमारा पोल जो है काफ़ी अच्छा टर्नआउट तो है। अगर आप 5 स्टेट से कंपेयर करेगा तो मणिपुर शायद मेरे ख्याल से अच्छा टर्नआउट हुआ है। हुआ है। मैं आपको बता दूं, मिस्टर शाओबा जो हैं ये एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं द फ्रंटियर मणिपुर के, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तमाम चीज़ों पर, वहाँ की जो राजनीति है उस पर गहरी पकड़ रखते हैं। और वायलेंस की बात कर रहे हैं कि थोड़ा वायलेंस, हालांकि 80% से ऊपर मतदान होना अपने आप में एक बड़ा है, वो कम नहीं है, लेकिन मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, ये ऐसे राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं जहाँ पर छप्पड़ फाड़ के लोग वोटिंग देते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, खूब पोलिंग करते हैं, मतदान का इस्तेमाल, अपने मतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अपना ये एग्जिट पोल लेकर हम आए, लेकिन उससे पहले मिस्टर शाओबा आपसे समझना चाहता हूं कि आपके नजर से इस बार किसको एज दिखाई दे रहा है? अब 2022 में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं आप? देखिए 2017 में हमारा ये इलेक्शन में 21 सीट पकड़ा था बीजेपी ने, और कांग्रेस का 28 था। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही था। तो जबरदस्ती 21 जो बीजेपी वालों को वो ये कुछ बाय फोर्स कर ये गवर्नमेंट बनाया बीजेपी वाला। तो इस बार जो जब उस टाइम कांग्रेस था, तब 21 मिलने से भी गवर्नमेंट आया बीजेपी का। तो इस बार तो इनकम्बेंसी भी है, और एमपीसीसी वाला, कांग्रेस वाला सब बीजेपी के पास ज्वाइन कर रहा है, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमारा इस बार का ये जो इलेक्शन है, हमारा एग्जिट पोल में ज्यादा से लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी ही आएगा। रहे हैं लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आएगी। हम अभी बताएंगे कि क्या एग्जिट पोल में होगा, लेकिन एक बार जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा अभी। बहुत एक मिनट जी जी, पुष्परंजन जी कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथी पुष्परंजन जी कुछ। मिस्टर चौबा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जी। चौबा जी, एक जानकारी लेनी थी कि ओबीबी सिंह जो हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, उनका अभी प्रभाव कितना है और पूरे चुनाव के परिदृश्य में उन्होंने कितना आगे बढ़ाया पार्टी को या अपनी छवि को? ओबीबी जी ने कांग्रेस का मणिपुर में शासन किया 2017 के पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कांग्रेस को बनाने में बहुत उसने मतलब एफर्ट दिया, मगर जब हमारा मणिपुर का जो एक ट्रेंड है, जहां पर सेंटर में जो पावर है, वहां पर जो रंग है, वहां पर जो पार्टी है, उसका थोड़ा थोड़ा मणिपुर उसके पीछे पीछे जाता है, हमारा जो पॉलिटिशियन लोग जो है। तो जब कांग्रेस का मेजोरिटी था, जब बीजेपी आ गया, तब सभी लोग बीजेपी में जा रहे हैं। इस बार मणिपुर का पॉलिटिशियंस थोड़ा उतना वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता ना, वो लोग बेनिफिट में जाता है हमारा ये पॉलिटिशियंस लोग।
बेनिफिट, और वही बेनिफिट दिखाई दे रहा है। 21 सीटों के साथ बीजेपी पिछली बार सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन सरकार बनाई, 5 साल तक रही। और अभी आप कह रहे हैं कि इनकम्बेंसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि कांग्रेस के कई सारे नेता बीजेपी में जा चुके हैं। तो क्या बीजेपी, और जैसा बता रहे हैं मिस्टर चाउबा कि उनके हिसाब से वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हमारा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले जयशंकर जी, आप भी कुछ दिनों पहले घूम करके आए थे मणिपुर से, आपने क्या कुछ देखा? और आज की तारीख में आप भी लगातार मणिपुर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए भी समझना चाहूंगा कि आप क्या कुछ देख रहे हैं, कैसा कुछ हो रहा है, और क्या कुछ आने वाले समय में आप एग्जिट पोल के हिसाब से देख रहे हैं। वो पाउजेल चौबा जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी सच्चाई है। सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो आमतौर पे केंद्र पे ही आश्रित रहते हैं। उनका जो कुछ भी राजस्व जो कुछ भी रहता है वो वहाँ कुछ अपना तो जनरेट करते नहीं है, सब कुछ केंद्र का ही पैसा होता है, उसी को खाना है, उसी को पकाना है, उसी को बचाना है, उसी से कुछ करना है। तो उस पर पूरी डिपेंडेंसी रहती है। फिर उसमें चूँकि करप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो केंद्र के लोग उनकी नसों को दबा करके रखते हैं कि कभी कोई बात होगी तो फिर वो सामने ला कर रख देंगे। इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि जिसकी केंद्र में सरकार रहती है उसके साथ वो लोग जाते ही जाते हैं। एक तो एक बड़ी बात, लेकिन जिस ढंग से पिछले बार हुआ था उसको देख करके लगता था कि मणिपुर में एंटी इनकम्बेंसी बनेगी। जो अपने हमारे पत्रकार मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी, उनके खिलाफ हालांकि बहुत मानवाधिकार के मामले हुए, पत्रकारों का वहाँ बहुत उत्पीड़न भी हुआ, ये सारे इशूज हुए। टिकटों के वितरण को लेकर के भाजपा में बहुत इस बार झगड़ा रहा। जो भाजपा ओरिजिनल जो वहाँ की थी उस पर कांग्रेस से आए हुए लोग बहुत भारी पड़े, तो उसको लेकर के एक अंदरूनी जो है खलबली जैसे थी। अब वो कितना कारगर हुई है क्या नहीं हुआ है ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन दूसरा ये है कि कांग्रेस पिछले पूरे 5 साल में न तो अपना घर बचाने में बहुत ज़्यादा कामयाब रही, या न उस ढंग से एग्रेसिव होकर के, आक्रामक होकर के भाजपा के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में या पार्टी के काडर को उत्साहित करने में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाई कांग्रेस। जो है जो उसकी जिम्मेदारी थी, जो उसकी भूमिका, अब पता नहीं उनका कौन वहाँ पे इस समय ऑब्जर्वर है, कौन नहीं है, क्या करता है, लोग वो समझ में आता ही नहीं है। क्योंकि एक एक करके कांग्रेस के लोग विधायक जो है टूटते गए, नेता टूटते गए, छिटकते गए, और उस पर रोक नहीं लगा पाए लोग। अब इस बार चूँकि चौबा साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जो नगा पॉलिटिक्स है उसका इस बार क्या रोल रहा। मतलब ये मणिपुर के चुनाव में, चूँकि उसके पहले नागालैंड में भी बहुत सारे आम आदमियों की जो हत्या हो गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो हत्या कर दी थी, या जिस तरह से नागालिम का मामला है, वो जो समझौता एक तरह का हो रहा था या हो गया था, उस पर अमली जामा तो अभी नहीं पहनाया गया, लेकिन वो समझौता तो कहीं ना कहीं है। अब वो उसका क्या भवितव्य है, भविष्य क्या है उसका। फिर उसी के साथ जो है बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, और आफस्पा जो है उसको, आर्म्स एरिया स्पेशल पावर एक्ट जो है, उसको लेकर के जो मणिपुर के नौजवानों में या मणिपुर के लोगों में एक जो आक्रोश या गुस्सा रहा, इन सब का क्या इस चुनाव में कोई रोल हुआ कि नहीं हुआ, रोल प्ले हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा जानना समझना चाहेंगे। अब हमारे एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे उसमें भी आएगा, और मुख्य रूप से हमको 10 तारीख को इस पर मालूम होगा। जी चौबा जी कुछ बताएंगे आप? जी, एनपीएफ का सरकार 2017 में उन लोग 4 विन है, उन लोग का 4 सीट्स विन है नागा पीपल्स फ्रंट का। तो बीजेपी का जो 21 था उसके साथ 4 जोड़ गया, एनपीपी जोड़ गया और एक एलजेपी जोड़ गया, उसके बाद मेजोरिटी मिल गया। तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बना 2017 में। इस बार एनपीएफ ने 10 सीट में चुनाव किया पहाड़ का। तो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कम से कम 3 या मिनिमम 4, मैक्सिमम 4 शायद हमारा जो एग्जिट पोल किया वो शायद आ सकता है एनपीएफ का। क्योंकि पहाड़ लोग में जो हमारा कम्युनिटी बेस वाला है, मणिपुर में डिफरेंट अलग अलग कम्युनिटी है, आप पैनलिस्ट लोग भी मतलब जान चुका होगा। तो थोड़ा कम्युनिटी वाला पार्टी है, इसका नागा वाला पार्टी है। तो हमारा जो हिल का जो नागा हमारा भाई लोग है, वो लोग कुछ सेनापति डिस्ट्रिक्ट और कुछ उखरुल डिस्ट्रिक्ट में एनपीएफ का थोड़ा 4 आने का, मिनिमम में 3 आने का एक है
और आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब जो आपसपा का जो है, ये मेरे ख्याल से जी देखिए, मणिपुर कब आता है नेशनल सिनारियो में? जब कोई सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब कोई ओलंपिक का मेडल जीतता है, जब कोई मेरी कॉम का बात होता है, या कुछ ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनता है, या अभी चुनाव चल रहा है, ऐसा ही आता है। तो हालात में आपसपा का जो चीज है, मतलब इशू है, बीजेपी ने पकड़ा 2017 में। इस बार उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रहा है ज्यादा, सिर्फ एनपीपी शायद मेरे ख्याल से आपसपा के इशू उनका मैनिफेस्टो में डाला। मगर बात यह है कि अगर सच्चाई तो मतलब आप सच जाना चाहेंगे तो मणिपुर में ज्यादा तो लोग पैसे कितने में जा रहा है पर चलता है कि 3,000 दे दो यार, 5,000 एक वोट का दे दो, 2,000 कितना आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कितना मिल रहा है, इसी में ज्यादा जा रहा है हमारा यहाँ पर। और कौन सा लोग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो आतंकवाद लोग मतलब सस्पेंशन ऑपरेशन में वो है, कौन सा पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? एनपीएफ और बीजेपी का टक्कर है हिल्स में, और कुकी लोग के साथ सुरचानपुर और कुकी एरिया में टक्कर है। जैसे कि जयराम रमेश जी ने दिल्ली में एक इंटरव्यू में बोला कि 15 करोड़ दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले कुछ 1 मार्च को आतंकवादी लोग को 15 करोड़ और 94 लाख एक और ऑर्गेनाइजेशन को। तो कांग्रेस बोल रहा है कि ये क्या हुआ, ये तो पूरा बिक गया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये केस। तो फिलहाल पैसा, ये मनी और मसल पावर ज्यादा जा रहा है। आपसपा का छोड़िए बात। जी, मनी और मसल पावर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारा रिफ्लेक्शन, आप जो कह रहे हैं, क्या वो रिफ्लेक्शन है हमारे मणिपुर के एग्जिट पोल में? जरा मणिपुर के एग्जिट पोल को ले आइए। बाएं साइड में आप ऊपर देख रहे होंगे, मणिपुर 60 सीटें, 60 सीटों पर मतदान 2 चरणों में हुआ है। 28 फरवरी को 38 सीटें और 5 मार्च को 22 सीटों पर। और क्या अब आ रहा है निकल करके, जरा देख लें। सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए। अब देखिए यहां ऑलरेडी है मणिपुर में 23 टू 27 नंबर 1 पार्टी बन रही है बीजेपी। 23 से 27 सीटें, लेकिन 31 सीट्स नहीं आ रही हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 से 25 सीट आ रही है, लेकिन वो पिछली बार नंबर 1 पे थी, इस बार नंबर 2 पे जा रही है। जबकि अदर्स, जिसमें एनपीएफ भी है, एनपीपी भी है और ऐसे पार्टियां हैं, जेडीयू है, ये सब पार्टियां मिलकर के 10 से 14 सीटें आ रही हैं। अब ये जो आंकड़े हैं, एक बार फिर से चौबा साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये आंकड़े आप देख रहे हैं, बीजेपी 23 टू 27, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 टू 25, अदर्स 10 से 14। बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। आप जो बात अभी कह रहे थे, क्या लगभग उसी दिशा में जाता हुआ एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है? आपका जो बीजेपी का जो नंबर आपने किया है, तो बीजेपी का जो 23 आप दे रहा है, पहले फेज में 38 का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटिंग हुआ था। तो बीजेपी लोगों से उन लोगों का ये 26 कुछ वो लोग बोल रहे हैं फर्स्ट फेज में, ठीक। तो उसके बाद सेकेंड फेज में वो लोग कुछ 7 या कुछ 7 या 8 बोल रहे हैं, बीजेपी लोग जो मेरा फ्रेंड्स है। तो उन लोग का कम से कम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ 30 है, 30 या 31। तो मेरे ख्याल से जो आपने ये एग्जिट पोल किया है 27 शायद बहुत ही ठीक नंबर है एज पर हमारा एग्जिट पोल्स। एज पर हमारे एग्जिट पोल को आप मोहर लगा रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि हाँ ये 27। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं वो भी आपने रखा, और आप जो वहां रह करके देख रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हाँ ये 27 जो है, 23 टू 27 अगर मीन निकाला जाए तो 25 है। 25, 26, 27 ये बीजेपी नंबर 1 की पार्टी यहां बनती हुई दिखाई दे रही है मणिपुर में, और कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर 21 से लेकर 25 सीटें जो कांग्रेस के खाते
में आ सकती हैं ऐसा, और साथ में अदर्स जो हैं वो 10 से 14, 10 to 14 इसमें तमाम जो दल हैं, और उसमें भी दो पार्टियां एनपीपी और एनपीएफ, ये दोनों चली गई थी पिछली बार 4-4 सीटों के साथ। 4 सीट एनपीएफ और 4 सीट एनपीपी के पास थी, और 21 में ये 8 जुड़ गई थी। उसके अलावा और भी थे, आपको याद होगा, और ये सब मिला करके जेडीयू भी एक सीट थी उस समय। ये सब मिला करके उस समय 2017 में सरकार बना ली थी। अब एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। इन आंकड़ों के बाद बीजेपी यहां फिर से मणिपुर में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? आवाज चौबा साहब ने जो सिनेरियो बताया वो बहुत चिंताजनक है, और कुछ वहाँ पे ज़रूर हुआ है, क्योंकि आपके सर्वे में जब सर्वे हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे बीजेपी इतना आगे नहीं दिखाई दे रही थी, यानी पिछले हाल फिलहाल में ये परिवर्तन वहाँ पे हुआ है। और जिस तरीके से पैसे भेजे गए गृह मंत्रालय की तरफ से, जो जयराम रमेश ने आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है, और मुझको लगता है कि अगर इस आरोप में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और इंटरवीन करके इस प्रोसेस में कोई पुख्ता काम, मतलब या तो मैंडेट रिग किया गया, जैसे कि चौबा साहब कह रहे हैं कि वहाँ लोग पैसों में पैसा लेकर वोट देते हैं, तो ये अगर टेंडेंसी है तो बहुत खतरनाक है ये डेमोक्रेसी के लिए। और पैसे से अगर वो हो रहा है तो, और दिल्ली से पैसा भेजा गया है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जयराम रमेश ने लगाया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी जानकारी में नहीं कि आज वो सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बात और चौबा साहब जो कह रहे हैं वही यहाँ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है अपने एग्जिट पोल में, तो कहीं ना कहीं और जो पैसे के लेन देन आर्म फोर्सेस यानी मनी पावर भी और मसल पावर की भी बात जो कह रहे थे, ये वहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि 4 हम लोगों ने जो ओपिनियन पोल किए थे, उन चारों ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर थी, लेकिन अब एग्जिट पोल में बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस पार्टी मणिपुर में नंबर 2 पर है। ये बहुत मजेदार आंकड़े आप लोगों के बीच हैं। कैसे रिफ्लेक्ट करता है मनी पावर, कैसे रिफ्लेक्ट करता है मसल पावर? हमारे साथ सीधे गोवा से जुड़ गए हैं किशोर नाइक गांवकर जी। नमस्कार करता हूं किशोर नाइक गांवकर जी, आपको आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गोवा का पिटारा भी खोलेंगे, गोवा में क्या कुछ है ये भी अभी जानेंगे। बस मणिपुर के बाद आपके प्रदेश का ही नंबर आने वाला है, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। शिविंदर जी, मणिपुर को लेकर के क्या कहेंगे? मैं जान रहा हूं कि वहां नहीं गए, लेकिन चूंकि चुनावों को बहुत नजदीक से, भले आप पंजाब को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों को भी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। उस आधार पर जो बातें अभी हो रही थी बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके, और जो कुछ भी हुआ है चुनाव के दौरान 2 फेज में 38 और 22 सीटें, उसके बाद क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरी अभी एक दिन पहले ही मणिपुर के एक माहिर से बात हो रही थी, राजनीतिक माहिर से। वहाँ एक स्वर पार्टी बहुत ज्यादा है, मतलब चुनाव में, तो उसमें से आप देखिए कि जो सबसे कम वोटों वाला निर्वाचन क्षेत्र है वो शायद 18,000 वोट है उसमें सबसे छोटे वाले में। तो आप देखिए कि कितने मतों से फैसला होगा जब इतना ज्यादा पार्टी होगी। इसमें से मेरे जो दोस्त बता रहे थे मुझे, वो तो कह रहे थे कि थोड़ा कांग्रेस को फायदा हो सकता है उनका। कल ही मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन जो कुछ इशू रहे हैं वहां के, जैसे ड्रग का इशू रहा है, यहाँ तक कि ड्रग के इशू में तो एक पुलिस की अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाया था, एन वीरेन सिंह पर भी। अपसपा का मुद्दा भी उसी तरह रहा। अपसपा का मुद्दा बीजेपी को छोड़कर लगभग शायद सभी पार्टियों ने अपने चोन मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसमें गोलमोल बात की कि देखो जी, अपसपा हटनी तो चाहिए पर राष्ट्रहित के लिए जरूरी है, राष्ट्रहित के लिए ये जारी रहनी चाहिए। सो ये तमाम मुद्दे, मतलब वो जमीन पर क्या कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं, लोगों में कैसे गए हैं, ये हम दूर बैठे नहीं देख सकते। लेकिन हमें जो जोड़ तोड़ हमें जो दिख रही है सिचुएशन, उसमें आसार शुरू से ही हंग वाले दिखाई दे रहे थे मुझे। जी, हंग के आसार शुरू से दिखाई दे रहे थे। पुष्परंजन जी, क्या कहेंगे मणिपुर पे? देखिए, जहाँ पर बीजेपी ने अपना पैसे वाला खेल खेला है,
चांदेल, चूड़ाचंद्रपुर और कांगपोकपी। इसको चोपजा जी ज़्यादा इसको रेक्टिफाई करेंगे कहाँ तक सही है नहीं है। और जिस चीज़ को लेकर हम एकदम सुनिश्चित मान रहे हैं कि बीजेपी वहाँ बड़ा खेल कर देगी, देखिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिला है, पेंशन का बड़ा इशू है, टाइम पे नहीं मिल रहा है। मिड डे मील जो है उसका पेमेंट नहीं हुआ 6-6 महीने 8-8 महीने से। ये सब लोकल इश्यूज हैं, लेकिन कल को बीजेपी सरकार क्या मजबूती से बना लेगी, एक सवाल ज़रूर है। क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश का खेल अगर हो गया और बीजेपी फिर केंद्र में उसका सूर्य जो है अस्तांचल की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे सूर्यास्त की तरफ बढ़ता शुरू होगा, तो नॉर्थ ईस्ट भी उससे प्रभावित हो सकता है, वहाँ भी फिर आगे चलकर खेला होबे हो सकता है। जी राजीव जी। जी, तो खेला होबे हो सकता है, लेकिन अभी खेला में बहुत टाइम है। और मणिपुर की बात कर रहे हैं हम लोग, मणिपुर में कैसे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसकी बात एक बार जयशंकर जी आपके पास फिर से आना चाहूँगा। आंकड़ों को देख रहे हैं, इन आंकड़ों के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए पहले भी जो हम लोग की बातचीत होती थी तो हमारा यही कहना था कि इन 5 राज्यों में से एक राज्य मणिपुर ही ऐसा है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकती है, वो चाहे जिन कारणों से हो। मतलब बहुत सारे कारण उसमें थे, पैसे का भी होगा या कांग्रेस की उस ढंग से तैयारियां भी नहीं रही होगी। हमको तो मतलब अच्छा लग रहा है कि जो अभी कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही हैं। मेरा तो अपना अनुमान था कि 15-18 से अधिक सीटें नहीं मिल पाएगी कांग्रेस को, और 30 के आसपास जाएगा आंकड़ा बीजेपी का, ये हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि जो नगा पीपुल्स फ्रंट की जो राजनीति है, वो लोग तो एक तरफ से तो केंद्र के खिलाफ हो रहे हैं, बात हो रही है, क्योंकि उनका समझौता भी अधर में पड़ गया है, उनके लोग भी मारे गए हैं और काफ़ी ये हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अब उनका रोल क्या होता है, मतलब इस जब भविष्य की जो सरकार बनेगी। और चौबा साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अफस्पा हटाने की बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में की है, और भी 1-2 दलों ने किया है, बीजेपी ने नहीं। बीजेपी जो 2017 में अफस्पा को हटाने की बात करती थी, इस बार पूरी की पूरी पलट गई। अब उसको राष्ट्रवाद समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि साहब आम सहमति से हटेगा तो ये होगा। तो इसको लेकर के है, या बेरोजगारी का सवाल है, या महंगाई तो हर जगह है ही है, तो मणिपुर में भी है। लेकिन इन सब के बावजूद, या अंदरूनी झगड़े हैं बीजेपी को लेकर के, जो पुराने ओल्ड बीजेपीआईट हैं, भाजपाईट हैं, या फिर जो न्यू भाजपाईट हैं जो कांग्रेस से निकल के आए हैं या अन्य दलों से आए हैं, वो लोगों ने तो उनका जो वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी पर भी रहा है, इन सब का रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि कोई, चूँकि देखिए विरोध है, आक्रोश है, लेकिन उसको एनकैश करने का कोई मैकेनिज्म अगर कांग्रेस ने डेवलप किया होता पहले से, अगर उसमें लगे होते लोग काम में, तो शायद सफलता मिलती। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। जी राजीव जी जी जी, एक छोटी सी बात मेरी जिज्ञासा है, चौबा जी ज़्यादा बेटर बताएंगे कि वहाँ है संघ का क्या रोल रहा है वहाँ पर, जो सुदूर वनवासी क्षेत्र है, जो काफ़ी इंटीरियर वाला इलाका है, और ख़ासकर नगा वाला जो इलाका है, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका रही है? दूसरा, केंद्र से जो मंत्री वगैरह गए, मेरा इशारा स्मृति ईरानी की तरफ है कि वहाँ भी काफ़ी मणिपुरी डांस हो रखी है, कल्चरली लोगों को जगाया वहाँ पर। संबित पात्रा जैसे लोग भी गए थे, थोड़ा सा झूठ सच और मसाले का तड़का लगाने के लिए। क्या इन सब एलिमेंट्स का कोई असर पड़ा मतदान पर? आप मुझे पूछ रहे हैं? देखिए, ये तो जो रंग, मतलब पॉलिटिकल कलर्स आप जो बोल रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता। एक तो हमने बोल लिया जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है उसका लेवरेज बहुत है मणिपुर में। उसके बाद ज़्यादा है इंडिविजुअल में। जैसे कि हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो हमारा ये कैंडिडेट है, जिस वो ज्वाइन करेगा वहाँ पर हमारा ये लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए। आप देखिए हिल में, जैसे कि आपने बोला कांगपोकपी, चूड़ाचांदपुर, वहाँ पर जो लोग सिविल ऑर्गेनाइजेशन या जो कुछ लोग जो है जो सस्पेंशन ऑर्डर ऑपरेशंस के अंदर में जो है, जब वो लोग बोल रहा है कि यहाँ पर वोट करो, उन लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर तो बंदूक का सवाल जो है ना, ये बहुत चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि फेयरनेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर लगातार आप वायलेंस बहुत देख रहे हैं हिल एरिया में और मणिपुर के वैली एरिया में। इस बार जो वोट हुआ है, सबसे ज्यादा
ये मनी पावर और मसल पावर उतना जहाँ यहाँ पर चालू किया उतना नहीं देखा हमने मणिपुर में। 5-6 मर्डर हो गया, गोली बारूद दंगा फसाद, आप बोलिए यहाँ पर इस बार जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट चला यहाँ पर है उतना बहुत ये वायलेंस हो रहा है। और जैसे कि हमारा जो पैनलिस्ट जी ने बताया कि आईएनसी का जो आपने दिया है नंबर 21 का और 25, तो पैनलिस्ट पहले बोला था 13 या 15 कुछ, तो मेरे ख्याल से कुछ उसी हिसाब में शायद कांग्रेस का आने वाला है, उतना से ज्यादा नहीं। 21 तो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 21 थोड़ा ज्यादा है बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, मसल पावर और मनी पावर की जहां बात हो वहां ये 23 और 27 भी बहुत कम है। शायद ये भी 31, 32, 35 हो जाए, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मणिपुर का चुनाव है। और बहुत बड़ी बात यहाँ चौबा साहब कह रहे हैं कि यहाँ मनी पावर और मसल पावर के साथ साथ और लोग जो हैं वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि वहाँ किसकी सरकार है, तो फिर तो बात ही कुछ और है। यहाँ सवाल कुछ और करने की नौबत ही नहीं है जो है। लेकिन चौबा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां यहाँ पर जो कांग्रेस वाला है जो था एमपीसीसी का ये प्रेसिडेंट, वो भी चला गया बीजेपी की ओर। जहां पर जो कांग्रेस का जो ये चीफ मिनिस्टर का कांग्रेस का लाइनेस जो आदमी है हमारा, हम नाम तो नहीं बताएगा, वो भी शिफ्ट किया है बीजेपी में। तो जितना अभी कांग्रेस से विन किया, कम से कम 10-11 लोग तो बीजेपी में गया, इंक्लूडिंग हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बीरेन जी, 15 साल था उसका चीफ मिनिस्टर में एस कांग्रेस वाला। तो बताइए, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, मगर हम बोलेगा ओल्ड बोतल, क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस कोई उसका नया वाइन नहीं है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल का जो एथिक्स जो है, आइडियोलॉजी जो है, उतना नहीं है हमारा यहाँ का ये पॉलिटिशियंस में। जहां पर घास थोड़ा ग्रीन है उस साइड में ही जाता है ज्यादा से ज्यादा, ये बोलना चाहता हूँ। समझ गया, आप सही कह रहे हैं। मतलब यहाँ सिर्फ सिंबल चेंज हुआ है, या कहें तो पार्टी का हाथ से लेकर के कमल में चले गए, लेकिन लोग वही हैं और यहाँ से वहाँ। यानी शराब अगर पुरानी है तो बोतल नई नहीं, बोतल भी पुरानी, दूसरे जगह चले गए। और जहाँ ग्रीन ग्रास है वहीं सब जाते हैं, यानी चारा वहीं मिलता है। जो जानवर होते हैं चढ़ने के लिए जाते हैं वहीं जहाँ ग्रीन ग्रास होता है। तो ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चौबा साहब, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, मेनी थैंक्स टू यू कि आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातों को रखा। मणिपुर का एग्जिट पोल हम दिखा रहे थे और आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि जो अभी 10 तारीख को जब आएगा रिजल्ट, उस दिन भी आपको जोड़ेंगे हम और चाहेंगे कि आप उस रिजल्ट और